हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है आपके अपने टीम सीए और वन एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पे। तो ईएफएम के लिए जो है बैच जो है अवेलेबल है, स्टार्ट कर रहे हैं। और वन एग्ज़ाम ऐप के ऊपर अगर आप जाएँगे, तो वो इनिशियली अभी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर हमने अवेलेबल करवा रखा है, 4999, जिसमें जीएसटी वगैरह सब शामिल करके सिर्फ 4999 के अंदर जो है ये कोर्स अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स, आपके नोट्स, सारा कुछ जो है कवरेज होगा पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है? तो अब जो है मैं जो है मेरे जो टॉपिक है उनको मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इनिशियली मैंने आपको बोला था जो है दोनों पेपर को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन क्योंकि बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे, तो हम वन बाय वन जो है एकदम से स्पीड बढ़ाने की बजाय मैं शुरुआती 1 हफ्ते में थोड़ा धीरे-धीरे करूँगा क्लासेस को स्टार्ट, और उसके बाद जो है फिर अपन जो फॉर्मली अपनी रेगुलर क्लासेस चाहे जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अभी सेट की प्रिपरेशन या माइंड सेट के अंदर कहीं-कहीं दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं उनके, तो धीरे-धीरे जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ईएएफएम के अंदर जो अपना पेपर 1 है, पेपर 1, इस पेपर 1 के अंदर टोटल जो है वो 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट, ओके। इन 5 यूनिट के अंदर अगर हम नाम देखें इन पाँचों के, सबसे पहला है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। सेकंड जो है वो कौन-सी है आपकी? इंडियन इकोनॉमी। थर्ड, तीसरा है पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, और लास्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए, ये जो 5 टॉपिक आपके पेपर 1 के अंदर जो 5 यूनिट दे रखी है, अगर इन पाँचों यूनिट का मैं आपको एक ब्रीफ बताऊं, फर्स्ट यूनिट जो है बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स है और कुछ नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी? जो इकोनॉमिक्स आपने आपकी नेट की प्रिपरेशन के दौरान देखी होगी, जिसके अंदर आप कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, मार्केट, इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं, वो होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें कौन सा आ गया पोर्शन आपका? बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपने पढ़ रखा होगा आपकी नेट की प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको। दूसरा थ्योरी ऑफ ग्रोथ, इस ग्रोथ के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जिन्हें हम डिस्कस करना है, वो आपके नेट के सिलेबस के अंदर कवर्ड नहीं है। सेकंड जो दूसरा टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी आपको पता है अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब एक वाइड सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर फिर सारी बातें आ जाती है इकोनॉमिक से रिलेटेड, आपकी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, नीति आयोग, सारे डीमोनेटाइजेशन का एक स्पेशल टॉपिक दे रखा है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये कंप्लीट पैकेज है अपने आप में। लेकिन एक अच्छी बात हमारे साथ यहाँ पे ये है कि हमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स दे रखे हैं वहीं तक अपने डिस्कशन को क्या रखना है, सीमित रखना है, क्योंकि आपको पता है अगर यूपीएससी लेवल की इंडियन इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जाएंगे तो वो अपने आप में पूरा समुद्र है, उसको खत्म करना संभव नहीं है। अच्छा, खास इसके लिए जो इंडियन इकोनॉमिक्स है हम मदद लेंगे किसकी? एनसीईआरटी के मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उनकी हम मदद लेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर आपके जो क्वेश्चंस अगर आप पुराने पेपर के अंदर देखोगे, जो 2020 का पेपर है या 2014 का पेपर है, मैं आप सबको एक तो पहले बोलूंगा जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं आप एक बार पुराने पेपर्स को खुद से जरूर पढ़िएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक बार आप खुद से पढ़िएगा। सिर्फ रीडिंग करनी है आपको, कोई आंसर वांसर नहीं देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम किस इस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये इंडियन इकोनॉमी बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं। और जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ है, फर्स्ट पार्ट तो मैं बता ही चुका हूँ, ये आप नेट में पढ़ चुके हो तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी होगी नहीं, प्लस ये आपने पहले भी कहीं पढ़ रखा होगा जीवन के अंदर। डिमांड हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, मार्केट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की आप पहले पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस आपको पता है क्या चीज़ होती है? पब्लिक फाइनेंस होती है बेसिकली, मैं आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट का बजट होता है उससे रिलेटेड बात है। मतलब गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट जो भी एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड बातें आती है किसके अंदर? पब्लिक फाइनेंस के अंदर। पब्लिक फाइनेंस मतलब जो सरकारी जो पैसों की व्यवस्था कहाँ से होती है, रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन आ जाता है आपका। टैक्सेशन से रिलेटेड 2-3 टॉपिक दे रखे हैं, टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इस तरह की टैक्स प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा है? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के मैं आपको टॉपिक अगर दिखाऊं तो ये भी वैसे आपने कहीं अगर पढ़ रखा हो, मुझे इस पे डाउट है थोड़ा सा कि आपने शायद पढ़ा हो कि नहीं हो। मनी के बारे में आपने पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट। मनी एंड बैंकिंग नहीं कह रहा हूं, मनी के बारे में कि पैसा जो है उसकी सप्लाई के बारे में, उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, उसमें भी M1 M2 M3 M3 इस टाइप के अलग अलग टाइप ऑफ मनी होती है, लिक्विडिटी के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो मनी और कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट जिसके अंदर ट्रेजरी बिल हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, कॉल मनी हो गई, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मनी मार्केट के अंदर आते हैं। बेसिकली उन इंस्ट्रूमेंट के जरिए आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए पैसों का जुगाड़ करती है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है तो वो इन पैसों के जरिए क्या करती है, उनकी पूर्ति करती है। एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, तो वो भी आता है किसके अंदर? आपके पब्लिक फाइनेंस। और ये दोनों इंटर रिलेटेड है काफी हद तक दोनों टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी। और जो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं हम क्या? फिस्कल पॉलिसी। ये सारी बातें करेंगे हम। और लास्ट जो आपका टॉपिक है, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की इकोनॉमी जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की इकोनॉमिक तो वैसे ही आपको पता है बहुत लिमिटेड टॉपिक है, उसके अंदर टूरिज्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ जो है वो ज़्यादा फोकस आपका किसके ऊपर रहेगा? जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पुराना 2020 का पेपर देखोगे, करीब 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो किससे पूछे गए हैं? इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। ठीक है, वहां पे सीधे सीधे जो है वो आपसे आंकड़े पूछे जाते हैं, डाटा पूछे जाते हैं, या कोई स्कीम के बारे में जो है पूछ लिया जाता है। ये 5 टॉपिक है हमारी फर्स्ट पेपर के अंदर, 5 यूनिट्स है बेसिकली। हर यूनिट अपने आप में एक सब्जेक्ट मान सकते हो आप। ठीक है, अभी हम जो शुरू करने वाले हैं वो कौन सी यूनिट शुरू करेंगे? जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। ओके, अब ये जो पूरी यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर अगर हम टॉपिक देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो मैं एक बार ब्रीफ जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप पहली चीज़ जब दिमाग के अंदर शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन, आप में से हो सकता है कुछ ने पहले भी तैयारी की होगी, तब तो आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं। जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये बिल्कुल आसान करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो है एकदम से नई आ गई है या कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है। सिलेबस नो डाउट लेंदी है, बट उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, देख चुके हो। इसमें पहली चीज़ आती है आपकी कौन सी? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या उसके एरियाज के अंदर कवर्ड होता है। सेकंड,
दूसरा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, फिर डिमांड, नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, ये हालांकि इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर बिहेवियर का ही पार्ट होता है, आपको पता है। दो थ्योरीज होती है। नेक्स्ट प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट्स, अलग अलग मार्केट्स कंडीशन के अंदर, मार्केट टाइप्स के अंदर किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाती है बिजनेसेस के द्वारा। नेक्स्ट प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, और ये आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। अब ये एक पोर्शन है पूरा। सेकंड जो इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम आगे देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये प्राइसिंग से रिलेटेड थ्योरीज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज जो है वो किसके अंदर आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें रेंट, वेजेस वगैरह, इनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ वेजेस। सिक्स्थ नेशनल इनकम। अब यहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ गया। नेशनल इनकम यानी हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, टोटल 8 टॉपिक दे रखे हैं हमारी यूनिट नंबर जो 1 है के अंदर। अब इस इन 8 टॉपिक्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कौन सा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे शुरू में बतानी थी, मैं रह गया। हमारी पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी, क्लासेस किस तरीके से रहेगी, मैं क्लियरली आपको एकदम थोड़ा क्लियर बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज, जो लेक्चर्स है, जो क्लासेस है, मेरी तरफ से मैक्सिमम कितनी होगी, 2 क्लास एक दिन के अंदर, इन अ डे। उनके जो नोट्स हैं, नोट्स आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब ऐप के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, किस नाम से, सब्जेक्ट के नाम से, मतलब यूनिट वाइज फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। पेपर 1 के अंदर जैसे अभी फर्स्ट यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, तो उसका आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको क्लास शुरू होने से पहले जो है उसके जो पीडीएफ नोट्स है वो वहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि आप उन नोट्स को क्लास के साथ यूज कर सको। एक चीज नहीं होगी जो मैं पहले ही आपको बता दूं, कि कंप्लीट जो नोट्स है सारे वो मैं एडवांस में नहीं अपडेट कर सकता। उसका रीजन है, बहुत बेसिक और जनरल सा रीजन है, क्योंकि जो मेरे बेसिक नोट्स है उनमें मुझे कई सारी चीज़ें क्लास से पहले ऐड करनी होती है, जब मैं लास्ट मोमेंट पे उनको देखता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि जो एक्चुअल जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, उतना आपको प्रोवाइड करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं मतलब एडवांस में ही रहेगा आपको, जैसे आप फोल्डर में देखोगे तो आपको जो है नेक्स्ट 2-3 टॉपिक के एक साथ में अपडेट कर दूंगा, फिर 2-3 टॉपिक के एक साथ अपडेट कर दूंगा, इस तरीके से। तो आप उनको प्रिंट निकाल देना जैसे जैसे वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार, अपने कंफर्ट के हिसाब से। ओके, अब हम शुरू करते हैं कौन सा, फर्स्ट अपना जो टॉपिक है कौन सा, क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। एक चीज और, पढ़ते वक्त पढ़ते वक्त आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए सेपरेटली। ज़्यादा मोटी नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट वाइज, मतलब सॉरी, पेपर वाइज, पेपर 1 के लिए एक नोटबुक खरीद लीजिए, पेपर 2 के लिए एक नोटबुक आप खरीद लीजिए। ठीक है, पतली पतली नोटबुक, उसके अंदर मैं सिर्फ वो चीज़ें लिखवाऊंगा
जो आपको किसी भी सूरत में भूलनी नहीं है, मतलब याद होनी ही होनी चाहिए आपको। वो सारी बातें मैं वहाँ पे आपसे लिखवाने वाला हूँ। तो आप सब उन चीज़ों को साथ-साथ में जो है नोट डाउन करते रहें। बाकी जो नोट्स के अंदर आपको हाइलाइट करना है, पढ़ना है खुद के तरीके से, वो आप पढ़िए। वो चीज़ें आपको साथ-साथ में मस्ट है लिखनी, क्योंकि वो नहीं लिखोगे तो क्या होगा, चैप्टर दर चैप्टर खत्म होते जाएँगे। ठीक है? कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो शुरुआत के अंदर थोड़ी स्पीड धीरे रहती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब स्पीड मैच हो जाती है, तो वो एक टाइम पे 2 महीने, 3 महीने बाद कोर्स तो खत्म हो जाता है। लास्ट में आपके पास क्या बचता है? तो वो असेट ये होती है जो आप नोट्स के रूप में साथ में नोट डाउन करते हो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ताकि पूरे सारी यूनिट्स की जो समरी है, जो क्रक्स है, वो आपके पास हो। इसके अलावा मैं आपको समरी जो नोट्स है वो प्रोवाइड करूँगा, मेरे खुद के जो चार्ट में बना-बना के हर यूनिट के, बट आपकी तरफ से आपको ये साथ-साथ में लिखना है। वो मैं बता दूँगा क्या लिखना है, ठीक है? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पहले क्या है ये जानते हैं। इकोनॉमिक्स आप सबको पता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेसिकली कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी हाउस होल्ड की बात करें, किसी इंडिविजुअल की बात करें, मैं हूँ या आप हो या हमारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है, वो अपने पैसों को किस तरीके से मैनेज करता है। मतलब उसके इनकम के सोर्सेज क्या है, उसके एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चे क्या है, फिर उसके इन्वेस्टमेंट क्या है, उसने पैसा कहाँ निवेश कर रखा है, कहाँ से उसने लाइबिलिटीज ले रखी है। अब ये जो मेरा पूरा हिसाब किताब है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब इसके अलावा मान लीजिए मेरे कितने लोगों से रिश्ते हैं, कितने मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे कितना मजा आ रहा है, मुझे नींद कितनी आ रही है, मैं एंजॉय कितना करता हूँ, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली कंसिडर्ड है किसके साथ, मटेरियल जो थिंग्स है, मटेरियल थिंग्स मतलब जो भी आपके पास असेट है, जो भी आपके पास संपत्तियां हैं, जो भी आपके पास पैसा है, उन मटेरियल थिंग्स से कंसर्न है कौन, इकोनॉमिक्स। मतलब आपका जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, इंटरनल जो भी आप स्थिति में है, वो जो है इकोनॉमिक्स के अंदर उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, वहां से इसका ओरिजिन हुआ, और उस वर्ड जो ओंक्योनोमिया करके एक वर्ड है, नोमी ऐसा कुछ है, ओइकोनोमिया है, या आप देख लेना, मैं बता दूंगा आपको, नोट्स के अंदर लिखा होगा। ग्रीक वर्ड है, उसका बेसिकली मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कोई घर है, वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अब घर के अंदर क्या होता है बताओ आपको, सारी तरह की वहां पे आवश्यकताएं होती है, सारी तरह की आवश्यकताएं होती है, ठीक है? खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, उस घर का रेंट भी भरना है आपको, ठीक है? दूसरी तरफ इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, यानी रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। आवश्यकताएं क्या होती है हमारी, अनलिमिटेड होती है। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जो गृहिणियां होती है, जो घर की महिलाएं होती है, वो क्या करती है, इन सीमित संसाधनों से इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमें जो है हमारा बर्थडे है, और बर्थडे के दिन पे 1,000 रुपये दिए गए, किसके द्वारा, घर वालों के द्वारा, कि भाई बच्चे हैं, मान लो 1,000 रुपये दिए कि भाई ये आपके लिए हमारी तरफ से बर्थडे का गिफ्ट है। अब इस 1,000 रुपये में से हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो तुरंत जाके मूवी देख के आ जाए, पीछे बचेंगे उनके कपड़े खरीद लेंगे, या दूसरा ऑप्शन सारे दोस्तों को बुला के पार्टी दे दें, उनको कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, समोसे वगैरह खिलवा दें। तीसरा तरीका, आपको लगता है नहीं दोस्त कौन सा साथ निभाएंगे, यूं ही खा पी के बाद में गाली निकालेंगे, तो बढ़िया उससे सेविंग कर लें, पैसों को बचत कर लें, तो एक ये भी तरीका हो सकता है। या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो, आपने बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कहीं शेयर बाजार में, या किसी दुकानदार को बोला कि मैं तेरे पास इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 1,000 रुपये का, बता कितना रिटर्न देगा, तो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोस्तों को पार्टी देना भी कुछ हद तक जरूरी है,
क्योंकि दोस्त नहीं होंगे तो जीवन के अंदर काफी चीजों की आपके कमी हो जाएगी। खुद का सेटिस्फेक्शन, मूवी देखना, अच्छे कपड़े पहनना, ये भी आपकी आवश्यकता है। आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी करना है, कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचा के भी रखना है। ये तो एक बच्चे का एग्जाम्पल है। अगर वही एक हाउस होल्ड होता तो क्या होता, उसके लिए सारे कंसर्न है, मतलब चारों तरफ से उसके पास आवश्यकताएं हैं। उसको बच्चों को साइकिल भी दिलानी है, कपड़े भी लेके आने हैं, खाना भी खिलाना है, फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है, कोई अननोन मेडिकल एक्सपेंडिचर आ जाए तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, सारी चीजों को मैनेज करना है। लेकिन उसके पास जो सैलरी आ रही है, जो पैसा आ रहा है उस हाउस होल्ड के अंदर, वो क्या है, लिमिटेड है। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम उन सारी आवश्यकताओं को किस तरीके से पूर्ति करते हैं ताकि हमारा जो है वो क्या हो, सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। आपने सुना होगा अपने आसपास में या कहीं देखा होगा ऐसा कि मान लो गांव के अंदर खेत है, ठीक है, ये सब खेत है अलग अलग लोगों के, पूरा गांव बसा हुआ है। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां से एक हाईवे प्रोजेक्ट निकाल दिया, भारतमाला। ओके, ये यहां से होके गुजर रहा है। अब जो इसके आसपास खेत है, जमीन है, इनकी तो चांदी हो गई। क्यों? बीच में से हाईवे निकल रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो इनकी कीमतें क्या हो गई बताओ। इसके पास इंडस्ट्रीज लग रही, मान लो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो इनकी कीमतें क्या हो गई, अचानक से आसमान छूने लग गई। मान लो 1 लाख रुपए बीघा है, वो 1 करोड़ रुपए बीघा हो गया। 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स जो है वो वैल्यू में आपके क्या हो गया, इजाफा हो गया। वहीं हम लोग कहाँ बैठे हैं, उससे इतना दूर, तो हमारे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिन लोगों के ये इजाफा हुआ, उन लोगों में से आपने ऐसा देखा होगा कि मान लो कोई एक भाई बंधु है, उसने क्या किया, जो अपनी जमीन थी वो क्या कर दी, सेल कर दी, 10 करोड़ रुपए आ गए, अच्छी खासी जमीन थी। अब 10 करोड़ रुपए जब उसके पास आए तो हुआ क्या, आप समझिएगा। जैसे ही उसके पास 10 करोड़ रुपए आए, उससे पहले उसका जो जीवन था वो कैसा था। उससे पहले इनका जो मंथली एक्सपेंडिचर था, मंथली जो इनकम थी, खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, तो मंथली मान लो ये 30,000 रुपए कमाते थे, 30,000 इनकी इनकम थी। इस 30,000 से ये कपड़े भी लेते थे, खाना भी खाते थे, ठीक है, ये मूवी या मतलब अपना एंटरटेनमेंट के लिए जो इनकी आवश्यकता है, उनके सारे खर्चे जो है इस 30,000 के अंदर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। यहाँ तो इफेक्टिवली मैनेज हो रहा था। लेकिन जैसे ही एक साथ में कितने पैसे आए, 10 करोड़ रुपए आए, हुआ क्या बेसिकली, यहाँ जो ये स्थिति थी, यहाँ तो रिसोर्सेज तो थे लिमिटेड, आवश्यकताएं थी खूब सारी, भाई सबके ऊपर खर्चा करना है, लेकिन पैसे सीमित आ रहे थे, 30,000। तो हम जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चल रहे थे। जैसे ही 10 करोड़ उनके पास आए, अचानक से क्या हुआ, उल्टा हो गया। इनकी आवश्यकताएं जो है वो तो कितनी होगी, मान लो 30,000 जो महीने के खर्च करता है, 5 या 10 लाख हाईएस्ट, और रिसोर्सेज इनके पास कितना हो गया बताओ, 10 करोड़। 10 गुना 100 गुना जो है, जितनी आवश्यकता है उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा मेरे पास क्या आ गए, अचानक से संसाधन आ गए। अब होता है क्या, दिमाग खराब। अब क्या होता है बताओ, सीधा दिमाग खराब होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ये भाव आ जाता है कि भाई 5-10 लाख खर्च मैं कर रहा हूं, ऐसे ऐसे मैं 100 बार खर्च करूंगा तब जाके मेरे पैसे खर्च होंगे। तो फिर ये आदमी क्या नहीं रहता, ये रैशनल नहीं रह जाता। अब जो ये डिसीजन मेकिंग करेगा, वो ये मान के करता है कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, खूब सारे अनलिमिटेड। मान लो आपको 10 करोड़ दे दिए, तो आप 10,000 का खर्चा करते सोचोगे, दोस्तों को बुलाओगे, अच्छी पार्टी दोगे, मुंबई चल के आना है, गोवा घूम के आते हैं, ये सारे खर्चे करोगे। एक अच्छी स्कॉर्पियो ले लेते हैं, 20 लाख की तो खर्चा हो रहा है, पीछे 9 करोड़ 80 लाख तो भी पड़े। तो अब वो रैशनल नहीं रहता, और वो क्या करता है, खर्चा शुरू करता है। वो खर्चे जिनकी जरूरत नहीं थी, कायदे से इसको क्या करना चाहिए था, इनको इन्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है। मतलब आप खर्च करो बेसिक जो घर बनवाना है, लेकिन आपको
उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए करना था। तो वो क्या नहीं रहता, रैशनल नहीं रहता, वो अपनी इकोनॉमिक्स को भूल जाता है बेसिकली, कि मेरी ज़रूरतें क्या है, किन चीज़ों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी इंपॉर्टेंट है नहीं है, कौन सी गाड़ी इंपॉर्टेंट है, घर कैसा होना चाहिए, घूमना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये डिसीजन मेकिंग उसके लिए क्या हो जाती है, सारी इररिलेवेंट हो जाती है, और वो तो क्या करता है, दबा के करता है खर्चा। तब हम लोग उनको क्या कहते हैं कि भाई वो तो पैसे आए, बर्बाद हो गए, पैसे सारे चले गए, गाड़ियां ली, थोड़े दिन घुमाई, खत्म हो गए पैसे। ऐसा अक्सर हम सुनते हैं। ये क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो जो इकोनॉमिक्स के बेसिक चीजें हैं क्या, कि ह्यूमन की वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड जब रिसोर्सेज होते हैं तो हम अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते वक्त ध्यान रखते हैं कि हमें जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कि भाई खाना सबसे जरूरी, कपड़ा पहले जरूरी, रहना रोटी कपड़ा मकान पहले मिले, फिर हम दूसरे खर्चे करेंगे, और एक्स्ट्रा पैसे आते ही हम जो है वो सारे खर्चे इररिलेवेंट करने लग जाएंगे। तो अब ये जो पूरा डिस्कशन है, इकोनॉमिक्स जो है किसके बारे में कंसर्न्ड है, पूरा इसी के बारे में कंसर्न्ड है। ये वर्ड ही बेसिकली ओरिजिन हुआ किससे, एक हाउस होल्ड के मैनेजमेंट को लेके, एक घर को कैसे मैनेज किया जाता है। क्लियर? दूसरी बात, बात रही माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो सुनिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस, माइक्रो का मतलब क्या होता है बताओ? स्मॉल। मैक्रो का मतलब लार्ज। माइक्रो यानी स्मॉल छोटा, और मैक्रो यानी लार्ज। अब माइक्रो स्मॉल यानी क्या, कोई इंडिविजुअल, आप और हमारे जैसा कोई व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर फर्म, कोई कंपनी। जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, किसके नजरिए से, किसके प्रोस्पेक्टिव से, किसी एक के लिए बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी एक फर्म के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या, जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर अपना पैसा कैसे खर्च करेगा, कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था कि वो जो जिसको जमीन के पैसे मिले, वो जब अपना एनालिसिस कर रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ पैसा डालना चाहिए, कौन कौन सी आवश्यकता है, कहाँ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, कहाँ सेटिस्फेक्शन कम है, तो वो पूरा एनालिसिस हम किसके लिए कर रहे हैं, एक अकेले व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट आएगा, स्मॉल पार्ट के लिए कर रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। किसी एक फर्म के लिए बात कर रहे हैं कि भाई आपको जो है वो प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या रहेगी, आपको अपनी प्राइस क्या रखनी है प्रोडक्ट की। ये सारा डिस्कशन किसके लिए हो रहा है, किसी एक फर्म के लिए। इट मींस ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट मैक्रो यानी लार्ज, मतलब हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, टोटलिटी के अंदर, किसी अकेले के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, देश में क्या ब्याज की रेटें चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, सेविंग्स कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स कितने हो रहे हैं, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम के अंदर ग्रोथ कितनी है। तो यहाँ जो भी फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, ये कैसे हैं, एग्रीगेट में निकाल रहे हैं, हम टोटलिटी में निकाल रहे हैं। ओके, ये क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। एक और बेसिक सी चीज बता दूं, इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर इंडिविजुअल्स ये जो जो एनालिसिस है उन सबको हम क्लब कर दें, जोड़ दें एक साथ में, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। कि भाई देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है या कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट करके इस पे पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पूरी अपने आप में अलग चलती है। ये सिंपल इसका समेशन नहीं होता, ऐसा नहीं इनकी इनकी टोटल कर दीजिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पहुंच जाओगे। दोनों अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी है, इनकी अपनी थ्योरी चलती है, इनकी अपनी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो स्टडी हुई है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी पढ़ाइयाँ हुई है, जो भी थ्योरीज आई है, उनको आप दो पार्ट के अंदर बांट सकते हो। एक तो ओल्ड जनरेशन जो थ्योरीज है,
एक न्यू जनरेशन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। ओके, अब जो अर्लियर जो पुरानी जो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज थी वो ज्यादातर बेस्ड थी किसके ऊपर? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज थी। ऐसा क्यों? तब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात क्यों नहीं हो रही थी? समझिएगा, ये जो कंट्री का कॉन्सेप्ट है ना, देश और हम सब देशवासी हैं, इकट्ठे हैं, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत नया है, अभी इतना पुराना नहीं है, आपको पता हो तो। ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा डेवलप्ड स्टेज के अंदर अभी आया है। तो पहले जो है वो ज्यादातर बातें कंसर्न होती थी किसके ऊपर? माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, मतलब एक हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, एक इंडिविजुअल का मैनेजमेंट, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक्स। जो नई थ्योरीज पे आई वो सारी जो आज हम देखते हैं ग्रोथ और कंट्री की या इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, आजकल जो एनालिसिस हो रहे हैं सारे इससे संबंधित हो रहे हैं। यहाँ की ज्यादातर थ्योरीज आप पुरानी देखोगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब मैं आगे ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो कल से शुरू करूंगा, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन में, देखिए मेरी सिर्फ एक ही चेष्टा है कि एक बार सब आप सब लोग जो है जुड़ जाएं, तो उसके बाद जो है वो मजा आए क्लास का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और एक मैं और बता दूं आपको कि क्लासेस जो है वो अपना क्लासेस का सिस्टम नॉर्मली ये रहेगा, 5 डेज या 6 डेज एक वीक रहेगी। मतलब एक दिन तो आप बिल्कुल मान के चलिए ऑफ रहेगी वीक के अंदर क्लासेस आपकी। ठीक है, संडे या सैटरडे कोई भी एक दिन। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने डिस्कशन के।